गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नबी राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं श्याम सुंदर शर्मा आपको कक्षा 9th में साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, हमारे आसपास के पदार्थ। तो कल मैंने आपको पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए थे बेटा कि क्या आपको ये समझ में आए या नहीं आए, तो टेस्ट के लिए आपको देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित तापमान को डिग्री सेल्सियस में बदलो। मैंने कल चेंज करवाया भी था। जैसे पहला है 305 केल्विन। केल्विन को जब डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो इसमें से -273 यानी 305 केल्विन में से 273 आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, और जो आंसर आएगा वो केल्विन को किस में बदल देगा, डिग्री सेल्सियस में। तो देखिएगा 2 कितना गया, 32 डिग्री सेल्सियस। तो 305 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए सबसे पहले आपने केल्विन को लिखा। केल्विन का जो मान था उसमें से 273 घटाया। क्यों घटाया 273? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है वो 273 है। इसके बाद अगला है नेक्स्ट बी 573 केल्विन। इसका भी वही तरीका आएगा, 573 में से आप 273 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था आपको, केल्विन पर डिग्री नहीं आता जबकि सेल्सियस पर डिग्री लगाया जाता है। ये मिस्टेक करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो उसके जो अणु हैं वो एक निश्चित ऊष्मा पाकर, एक निश्चित ऊष्मा जो बोल रहा हूँ मैं, वो निश्चित ऊष्मा क्या होती है, इनकी गुप्त ऊष्मा भी कहलाती है। कि वो ऊष्मा इनके लिए कंपलसरी है कि इतनी ऊष्मा मिलेगी तब ही ये दूसरी अवस्था में जाएंगे। जब इनको इनकी पर्याप्त ऊष्मा मिल जाती है, गुप्त ऊष्मा के बराबर एनर्जी इनको मिल जाती है, तो ये ठोस से द्रव या द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप अगर ऊष्मा बढ़ाते जा रहे हो तो इसके तापमान में जो वृद्धि होगी केवल उतनी होगी जितनी इनकी गुप्त ऊष्मा है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा ऊष्मा दे रहे हो तो वो क्या करेगी, इनकी जो अवस्था में परिवर्तन की जो दर है उसको बढ़ा देगी, जबकि पदार्थ का तापमान स्थिर रहेगा। इसके बाद ये तो कल मैंने तापमान का इफेक्ट पढ़ाया था आपका कि तापमान का क्या इफेक्ट होता है, और जिसमें ठोस क्या हो रहा था, गल रहा था। अब जैसे आपने मान लो बर्फ़ को बाहर रख दिया या उसको गर्म किया, पानी में बदल गया। अब पानी को अगर और ज़्यादा गर्म करोगे आप तो वो किस में बदल जाएगा, जलवाष्प में। यानी अगला जो अवस्था परिवर्तन है वो कौन सा है, गैस का, उसका द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन। द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन। इसमें भी वही होगा जो आपने कल पढ़ा था कि कल जैसे ठोस को एनर्जी दी थी आपने तो उसके कण की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, गति ऊर्जा बढ़ गई और ठोस द्रव से आ गया, परिवर्तित हो गया द्रव अवस्था में। इसी तरह अगर द्रव अवस्था में और आप एनर्जी दोगे तो इसके जब द्रव के कणों को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ज़्यादा गति ऊर्जा मिल जाएगी, तो इसके कण और भी ज़्यादा स्वतंत्र रूप से विचरण करने लग जाएंगे और द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि इनके मध्य जो परस्पर आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगा, और न्यूनतम हो जाने के कारण गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी पानी उबलने लग जाएगा। तो एक ऐसा तापमान होता है, जैसे हम भगोनी में पानी लेते हैं
गैस पर चालू करके रखते हैं तो गैस जैसे हमने ऑन की तुरंत पानी उबलने नहीं लगता, उसका एक मान होता है, निश्चित मान। जब तक उसका निश्चित मान का उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, उस पानी का एक निश्चित टेम्परेचर नहीं होगा, तब तक पानी नहीं उबलेगा। और उस निश्चित तापमान को ही हम क्वथनांक कहते हैं। तो वह देखिएगा क्वथनांक की क्या परिभाषा होगी। क्वथनांक जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट। तो वह तापमान निश्चित दाब पर वह न्यूनतम तापमान जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से निश्चित दाब पर वह न्यूनतम तापमान जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, निश्चित दाब पर वह न्यूनतम तापमान जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। उसका क्वथनांक कहलाता है। यानी दाब से क्वथनांक प्रभावित होता है, इसलिए निश्चित दाब लगाना बहुत ज़रूरी है कि निश्चित दाब पर वह न्यूनतम तापमान जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है, तो वह उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। जल के लिए इसका जो मान है, स्टार बना के इसको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। जल के लिए यह तापमान कितना डिग्री होगा? जल के लिए ये तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस, आपको सेल्सियस और केल्विन दोनों में याद रखना है। 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलोगे तो 273 प्लस कर दोगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। तो जल के लिए यह तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों में लिख देता हूँ मैं इसको 373 केल्विन। तो जल के लिए जो क्वथनांक है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 373 केल्विन होता है। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का जैसे टेम्परेचर होगा, पर जल जो है द्रव अवस्था से किस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने देखा था कि जल द्रव अवस्था से किस में बदल गया था, ठोस अवस्था में, क्यों, बर्फ़ जम चुकी थी। तो उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प के रूप में बदल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में भी देखा हमने, गैस अवस्था में भी देखा कि तापमान में परिवर्तन करके, चाहे अवस्था ठोस हो चाहे कैसी हो, गैसीय अवस्था हो, गैसीय अवस्था में भी ठोस अवस्था में, दोनों ही कंडीशन में पदार्थ के तापमान में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन
किया जा सकता है। यही निष्कर्ष निकल के आया है कि ठोस का तापमान बढ़ाया, द्रव में बदला, द्रव का और भी तापमान बढ़ाया तो गैस में बदला, गैस का तापमान कम करोगे वापस द्रव में बदल जाएगा, और द्रव का और भी तापमान कम करोगे तो ठोस में बदल जाएगा। ये जो अभी तक पढ़ा आपने, तापमान का इफेक्ट पढ़ा, और एक क्रम पढ़ा था आपने कि ठोस किस में बदल रहा है। देखो चलो पहले इसको एक बार कॉपी में उतार लीजिएगा, फिर समझाते हैं आगे का। हाँ, आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। अब इसके बाद देखो कि अभी तक जो मैंने समझाया, क्या समझाया था कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन सिखाया है। देखिएगा किस तरह से, जैसे ठोस था, ठोस को गर्म किया, द्रव अवस्था आ गई, और द्रव अवस्था को भी गर्म किया तो कौन सी अवस्था आ गई, गैसीय। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा होगा आप लोगों ने कि ठोस को जब हम ऊष्मा देते हैं, ठोस को क्या देते हैं, ऊष्मा, तो ये ठोस द्रव अवस्था में ना बदलकर और सीधे किस अवस्था में चला जाता है, गैसीय अवस्था में। ठोस को ऊष्मा देते हैं तो ये ठोस जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर डायरेक्ट किस में जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ये हर पदार्थ में नहीं होता, कुछ ही पदार्थों में गुण पाया जाता है। और जब पदार्थ ऊष्मा पाकर ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो पदार्थ के इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्रिया को, इसको ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। इस क्रिया में जो बीच वाली जो अवस्था है, द्रव अवस्था, ये अवस्था नहीं पाई जाती, केवल ठोस और गैसीय अवस्था पाई जाती है। इसका भी एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है, लेकिन आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा। मैं आपकी याद ताज़ा कर देता हूँ। आप लोगों ने देखा है कि जब हम घरों में पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जब भगवान की आरती करते हैं, कपूर जलाते हैं। कपूर जब लेते हैं तो कपूर ठोस अवस्था में होता है। जैसे अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि प्रज्वलित होने से कपूर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह आप नौशादर या आयोडीन, क्लोराइड आदि सभी इसी के एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल है अपना ओडोनिल, अपन जो यूज करते हैं, ओडोनिल घरों में लाते हैं। उस ओडोनिल को अपन एक स्थान पर रख देते हैं, लटका देते हैं। देखते हैं कि धीरे 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 जो ओडोनिल की टिकिया लाए थे, पैकेट लाए थे, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो वो भी यही हो रहा है कि जो ठोस आपने रखा था, ठोस अवस्था में जो ओडोनिल रखा था, टिकिया रखी थी उसके, वो गैस के रूप में ऊष्मा पाकर धीरे धीरे जो रूम टेम्परेचर पर ही, उसको जलाने की या अग्नि प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं होती, रूम टेम्परेचर पर ऊष्मा पाकर ही वो ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है। तो नौशादर या जैसे कपड़ों में कपूर लगाते हैं अपन, गोली आती है कपूर की वाइट वाइट, उसको रख देते हैं तो वो भी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है। ये सारे जो एग्जाम्पल्स थे वो ऊर्ध्वपातन क्रिया के थे। आप लोग कहोगे सर ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि ठोस गैसीय अवस्था में बदल रहा है, लेकिन ये भी तो बताओ कि वापस क्या गैस से ठोस भी प्राप्त हो रहा है क्या? बिल्कुल होता है। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल है कि जैसे आप कपूर लोगे, कपूर को एक प्लेट में रख के
अग्नि प्रज्वलित कर दोगे, ऊपर से एक बर्तन से उसको ढक देना, इस तरह ढकना कि जो धुआं निकले वो उस पर रखे हुए बर्तन से टकराए। तो आप देखोगे कि जैसे कपूर को जलाया और धुआं जो ऊपर गई, तो ऊपर से जो आपने उस पर ढका है उस पर काले काले आपको पाउडर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये आपने प्लेट ले ली, यहाँ आपने रख दिया कपूर, ये क्या रख दिया आपने, कपूर, इसको आपने इस तरह से कीप से ढक दिया है और यहाँ क्या लगा दिया आपने, कॉटन, जिससे कि बाहर धुआं नहीं निकले। इसको आपने इस तरह से प्रज्वलित कर दिया, तो आप कुछ समय बाद देखोगे कि कपूर जल के नष्ट होता जाएगा और इसकी भीतर की दीवारों पर इस तरह से काला काला सा एक पाउडर सा जम जाएगा काजल के रूप में। तो ये देखा कि आपने कपूर को जलाया तो ठोस से गैस में बदला और वो गैस दोबारा दीवार से टकरा कर ठंडी हुई और गैस किस में बदल गई, ठोस में। इस तरह से आपने तापमान से संबंधित सारे प्रयोग प्रैक्टिकल किए, समझ में भी आए होंगे और भी अच्छे समझ में आएंगे। इसलिए आप मार्केट से बुक परचेज कर लें, जो मार्केट में बुक उपलब्ध है। अब जैसे आपने ताप में परिवर्तन पढ़ा, उसी तरह एक इफेक्ट और होता है, दाब, जिसे कहते हैं प्रेशर। वैसे मैं कुछ नॉलेज आपको इसके बारे में पहले भी दे चुका हूँ, फिर भी आप ढंग से पढ़ें। दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव। पहला था ताप का, अब दूसरा किसका है, दाब। दाब परिवर्तन का प्रभाव, कि दाब में परिवर्तन करने से भी पदार्थ की अवस्थाओं में क्या परिवर्तन आता है, ये देखने के लिए आप एक प्रैक्टिकल करने से पहले आप घर में ही देख लें और आपको एग्जाम्पल वही जाना पहचाना जो आपको पहले बताया था मैंने, गैस सिलेंडर वाला, कि जो एलपीजी गैस है जो हम भोजन बनाने के लिए काम में लेते हैं, सिलेंडर के अंदर वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, सिलेंडर से बाहर निकलती है तो गैसीय अवस्था में बदल जाती है। वहाँ हम आपको अगर सर जलाते हैं, जलाने का तो बर्नर का प्रयोग है, मैं बर्नर की बात नहीं कर रहा, उससे पहले ही नली में भी गैस ट्यूब में वो गैस के रूप में होती है, वो हम किसी तरह का उसको ताप नहीं, वो लाइट नहीं दिखा रहे, उसको आग नहीं लगा रहे, उसमें तापमान में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर में जब गैस को भरा था तो ऊपर से प्रेशर डाला था, इसलिए गैस की अवस्था से वो कहाँ बदल गया था, द्रव अवस्था में, और सिलेंडर में द्रव के रूप में पहुंच गया। तो ये जैसे ही सिलेंडर में गया, ऊपर से प्रेशर हटाया, दाब के मान में कमी आई और वापस गैस की अवस्था में आना प्रारंभ किया, लेकिन अंदर बहुत सारी गैस प्रेशर के साथ भर दी है, तो इसलिए दाब में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन वही द्रव अवस्था से जैसे ही रेगुलेटर से बाहर निकलकर गैस नली में आती है तो देखा कि प्रेशर जो है वो एकदम कम हो जाएगा और दाब में परिवर्तन हट रहा है उसके ऊपर से, तो उसके कण दूर दूर होते जाएंगे और द्रव अवस्था से पुनः गैस अवस्था में आ जाएगा, और गैस अवस्था में आने के कारण वो नली के माध्यम से बर्नर तक पहुंच जाता है और हमारी गैस काम करती है। तो ये था दाब का परिवर्तन। इसको हम पिस्टन के माध्यम से भी समझा सकते हैं बेटा, कि यदि किसी सिलेंडर है और उसमें गैस भरी हुई है और ऊपर से अपन ने पिस्टन डाला प्रेशर पिस्टन से, तो निश्चित उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, क्या आपने कभी
ठोस, सॉरी चलो आप ये बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने सुना है ये गैस है, द्रव है या क्या है? हम अपने वर्ड में अपन इसको गैस बोलते हैं हर बार, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछूं बेटा, क्या आपने कभी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी सुना है क्या? आप कहोगे ये कहाँ से नई फफूंद आ गई, आज तक ही नहीं सुना है। अपन तो कौन सी गैस छोड़ते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही लेते हैं। और यही सुना है, गैस वर्ड सुना है हर बार कि CO2 के साथ हमेशा गैस वर्ड यूज किया है, लेकिन नहीं ठोस CO2 भी होती है। और ठोस CO2 होने का बस यही है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर उच्च दाब लगाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे किस में परिवर्तित हो जाती है? ठोस अवस्था में। देखो जैसे यह CO2 कौन सी अवस्था है? ये गैसीय अवस्था। इस पर आप दाब बढ़ा दीजिएगा तो ये CO2 किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी? ठोस अवस्था में। द्रव अवस्था में नहीं बदलेगी, गैस से सीधा किस में बदल जाएगी? ठोस अवस्था में। ठीक है, इसी ठोस अवस्था वाली CO2 को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। एक नाम और है इसका, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है ना? तो इसमें एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी एक वायुमंडलीय दाब अगर डाल रखा हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर, तो ये ठोस अवस्था से वापस किस में बदल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और अगर एक वायुमंडलीय दाब से अधिक डाला है तो गैस से वापस किस में आ जाएगी? ठोस में। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक वायुमंडलीय दाब पर ATM का मतलब वायुमंडलीय दाब पर CO2 गैसीय अवस्था में पाई जाती है। गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और अधिक वायुमंडलीय दाब पर, अधिक वायुमंडलीय दाब पर CO2 ठोस अवस्था में जिसे क्या कहते हैं अपन? शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ ठोस अवस्था में पाई जाती है। इन दोनों लाइनों को जल्दी उतार लीजिएगा आप। तो ये आप लोगों ने इसको समझा और यहाँ से आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों ही चीज़, तापमान का प्रभाव और दाब का प्रभाव, दोनों से क्लियर हो गया आपको। अवस्था परिवर्तन हो गया, अवस्था परिवर्तन में क्या होता है, अवस्था परिवर्तन क्यों होता है, ये सारी अवस्था आपके सामने क्लियर हो चुकी है।
तो मैं आपको बेटा आज आपने कितना समझा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दूंगा, तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे पहला प्रश्न है अपना, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? और दूसरा, शुष्क बर्फ कितने चलो इसको ऐसे चेंज करो आप। एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को क्या लिखते हैं बेटा? ATM। एक वायुमंडलीय दाब पर CO2 किस अवस्था में पाई जाती है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये चीज़ का आंसर। इन दोनों को, इसकी भी परिभाषा मैंने बोली थी, और इसको भी बता चुका हूँ कि एक वायुमंडलीय दाब पर किस अवस्था में पाई जाएगी और अधिक वायुमंडलीय दाब पर CO2 किस अवस्था में पाई जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इनको ढंग से पढ़ना है बेटा आप सभी को। इसके बाद कल हम आपको जो बाष्पीकरण वाली एक शब्द पढ़ा होगा आपने, बाष्पीकरण, उस टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपके पास बुक हो तो बाष्पीकरण से संबंधित टॉपिक को आप एक बार पढ़ें, समझें, और फिर कल देखें कि उसको किस तरह से क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।